है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेज में। बच्चों अपन बात करेंगे आज जो बहुत प्यारा टॉपिक है उत्सर्जन के बारे में कि अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है, ऐसे कौन कौन से उत्सर्जी भाग है जिनके द्वारा पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अपना जो प्यारा सा टॉपिक है वो है बच्चों उत्सर्जन। ध्यान से देखना कि अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है जिसके अंदर से पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। स्किन के बारे में आपने सुना होगा, स्किन के बारे में आपने सुना होगा। स्किन से सबको पता है कौन सा पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है, पसीना। बच्चों जो आप गर्मी के अंदर बैठते हो तो देखते हो अपने शरीर से फुल पसीना निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको बॉडी से बाहर किया जाता है बाय स्किन, बाय त्वचा। तो सबसे पहला अपना हो गया त्वचा, जिसके द्वारा पसीना उत्सर्जित किया जाता है। फिर दूसरी मैं बात करूं फेफड़े। अब सब सोच रहे होंगे फेफड़े कैसे बनते, फेफड़े कैसे? जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो वापस CO2 भी तो बाहर आती है। तो CO2 भी क्या है? अपनी बॉडी से एक अपशिष्ट पदार्थ है, अपच पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको बॉडी से फेफड़ों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। CO2 गैस जिसका बॉडी में यूज नहीं है, जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के समय CO2 अपन छोड़ते हैं, उस टाइम उसका यूज नहीं होता है, इसलिए इसको उत्सर्जित किया जाता है बाय फेफड़ों के द्वारा। फिर तीसरी मैं बात करूं आंत। आंत, अब जब आंत कैसे? आंत के अंदर जब अपन खाना खा रहे होते हैं, जब अपन खाना खाते हैं तो अपने अंदर बहुत अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपच भोजन होता है जिसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो आंत में क्या होता है? अपच भोजन इकट्ठा होता है जो आंत के द्वारा रिमूव किया जाता है, आंत के द्वारा आगे गुर्दे तक पहुंचाया जाता है, जो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ बाय आंत, ठीक है। फिर मैं बात करूं यकृत की। अब यकृत कैसे? यकृत क्या करता है? जो अमोनिया होता है अपने बॉडी के अंदर, जो अमोनिया होता है, जो यूरिया है, उनका उत्सर्जन करता है बॉडी से। किसका? अमोनिया, यूरिया, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। फिर बात करूं मैं किडनी, वृक्क। किडनी के द्वारा सबको पता है मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये जो है मूत्र भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही है जो किडनी के द्वारा छन के जो वाटर जितना यूज हो सकता है उसको निकाल लिया जाता है, और जो अपशिष्ट है उसको मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल लिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। देखो ये जो पांचों अपनी बॉडी के पार्ट्स है जिनके द्वारा इन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, जो अपने काम के नहीं है, जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। फिर देखो मैं आपके सामने किडनी जो वृक्क है उसका डायग्राम बना रही हूँ, वो बच्चों ध्यान से समझना, देखना। अपने को जितना चाहिए उतना ही। देखो आपके सामने किडनी या वृक्क का डायग्राम दिख रहा होगा। ये है बच्चों अधिवृक्क, ये है बच्चों अधिवृक्क, ये है बच्चों वृक्क। एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, दो किडनी प्रेजेंट होती है, अपनी एक जोड़ी होती है पूरी। फिर ये है बच्चों मूत्रवाहिनी, ये है मूत्र मार्ग,
देखो ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा डायग्राम क्या है। एक जोड़ी वृक्क प्रेजेंट होते हैं अपने अंदर, जिसको अपन नॉर्मली भाषा में किडनी कहते हैं, जिसके अंदर मूत्र का छनन किया जाता है, जो 90% जल को इससे साफ करके किडनी द्वारा वापस बॉडी में भेज दिया जाता है, लेकिन जो अपशिष्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ मूत्र पूरा क्षमता है, अधिवृक्क है, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं इसको। अब देखना इसमें कि इसका जो वजन होता है वृक्क का, वो होता है 140 ग्राम। एक वृक्क का वजन कितना होगा? 140 ग्राम होता है बच्चों। ये एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या 2 होती है। वजन ध्यान रखना, क्योंकि वजन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, ये किडनी का जो है, मैंने इसको खोल के बता रही हूँ आपको। ये किडनी एक मैंने उठा ली, इसको खोल के बता रही हूँ। तो जो आपको रेनल हाइलम दिख रहा है, वो है इसका प्रवेश द्वार। किडनी का एक वृक्क का जो प्रवेश द्वार है वह क्या है? रेनल हाइलम। और ध्यान रखना, ये रेनल हाइलम के बारे में एग्जाम्स में जरूर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ बनता है, तो रेनल हाइलम के अंदर बढ़ता है। एक वृक्क के एक हिस्से के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया बनने वाला भाग है रेनल हाइलम। ये जो भाग है वो है कॉर्टेक्स। बीच वाला जो भाग है, ये आपको जो इस तरह से दिख रहा है, वो है मेड्यूला। बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाहरी भाग हो गया अपना कॉर्टेक्स। फिर जो आपको मध्यम भाग दिख रहा है बच्चों, वो है अपना मेड्यूला। अब देखो, वृक्क किससे मिलकर बना होता है? वृक्क के अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती है, कम से कम 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कितनी होती है? ये क्वेश्चन में पूछते हैं, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 लाख मेरे बच्चों। इसके अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है, वह शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त को अलग अलग करने का काम करती है। जो है रक्त की शुद्धता मापती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। मतलब रक्त जो अपनी बॉडी के अंदर से जो अशुद्ध रक्त है उसको लेके जाती है, शुद्ध रक्त जो आ रहा है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। किडनी के अंदर रक्त की शुद्धता की जाती है, इसकी ब्लड की क्या कार्य होता है? मिटा दो ये। इसके अंदर रक्त की शुद्धता का काम किया जाता है। अब देखो, जो आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो दिखाती हूँ किस तरह की होती है। जो 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है दोनों किडनियां, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है। एक कपनुमा संरचना होती है। एक कपनुमा संरचना होती है। इसके अंदर बहुत से झाल होते हैं, छोटी 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 नलिकाएं प्रेजेंट होती है। जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की बच्चों। जो आगे वाला भाग होता है वो एक प्याले की तरह, प्याले नुमा संरचना होती है, प्याले की तरह दिखता है। ये होती है मूत्र वाहिनियां। ये जो नलिकाएं हैं वह क्या करती है? शुद्ध रक्त को लाने और अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। लाना व अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं बच्चों। ये है संग्राहक नली। ये है संग्राहक नली का ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपके सामने। ये जो आपको जालीनुमा संरचना दिख रही है, ये होता है बच्चों ग्लोमेरुलस। ये होता है ग्लोमेरुलस। और ये जो आपको कफनुमा संरचना दिख रही है, ये है बच्चों बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। तो देखना ध्यान से, ये है अपनी नेफ्रॉन। बोमेन ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है? तो जो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है, जो रक्त है, रक्त के कणों को
जब रक्त है, जब उसके कणों उसको शुद्ध किया जाता है बच्चों, उसको शुद्ध करते समय रक्त के जो शुद्ध कण होते हैं उनको वापस ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है, वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। रक्त के कणों को छानने का काम करता है ग्लोमेरुलस। शुद्ध रक्त के कणों को अशुद्ध में से निकाल निकाल के वापस भेज देता है। फिर बोमेन संपुट क्या करता है? बोमेन संपुट क्या करता है कि ये जो आपको कप में स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर से जो भी पानी है, वाटर जो पेशाब आ रही है, उसके अंदर शुद्ध पानी, शुद्ध वाटर, शुद्ध जल को वापस खींच लेता है और अशुद्ध को आगे नेफ्रॉन के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वहां उत्सर्जित तो हो सके। तो ये 90% जल को क्या करता है? वापस खींच लेता है उसमें से, और 10% जो अशुद्ध जल है उसको उत्सर्जित कर देता है, उसको आगे भेज देता है। बोमेन संपुट का यह काम है। अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा जो भी वाटर के अलावा जो भी अपशिष्ट पदार्थ भी है उनको भी क्या करता है? रक्त में से खींच 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 के आगे भेज देता है उत्सर्जन के लिए। फिर देखना, अब आपको पता है कि जब वाटर पेशाब जो है वहां अपशिष्ट पेशाब जो है उत्सर्जन के लिए तैयार हो जाता है, उत्सर्जित के लिए बाहर निकालने के लिए तैयार कर लिया जाता है, छान लिया जाता है उस अशुद्ध को। 95% पेशाब में से पानी निकलता है। पेशाब की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना होता है? 4.8 होता है इसका पीएच, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। सांस से नीचे का पीएच क्या होता है बच्चों? अम्लीय। सांस से ऊपर जाते ही क्या होने लग जाएगा? बेस होने लग जाएगा, कड़वा होने लग जाएगा। तो इसका जो पीएच अम्लीय होगा तो इसका कलर भी कैसा होगा? पीला होता है। इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होती है? अमोनिया होती है। अमोनिया की वजह से इसमें क्या आती है? गंध आती है बच्चों। अमोनिया की वजह से इसके अंदर गंध आती है। इस पेशाब के अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर भी येलो होता है। इसकी पीएच 4.8 होती है। देखो बच्चों, ये तो थी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का क्या काम है? किडनी का क्या काम है? उत्सर्जन के बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा कोई डाउट हो आपको, इसमें कुछ डाउट हो, इसमें कुछ और पूछना है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। नेफ्रॉन के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको अच्छे से कल की क्लास में आपको बता दूंगी, क्योंकि नेफ्रॉन की पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में नेफ्रॉन का पूरा वर्क बताऊंगी आपको, कैसे वर्क करता है। उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। मेरे साथ जुड़े रहना। नेफ्रॉन की मैं कल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो तैयार रहना कल के लिए। और इसमें कुछ नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना बच्चों। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।